वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेस। आप सभी केवीएस पीजीटी एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें कि बेसिक लेवल के अकाउंटिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनमें कुछ क्वेश्चंस आपको रिवीजन पर्पस से भी मिल सकते हैं, जो कि आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट 1 में दिए जा चुके हैं, तो उन्हें आप आंसर करिएगा। अब आइए हमारे साथ स्टार्ट करें। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी इज टू नो अबाउट द। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न की जानकारी से है। ऑप्शन देखिए, ए प्रॉफिट और लॉस एंड एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, व्यापार के लाभ हानि तथा संपत्तियों और दायित्वों का ज्ञात करना। बी पोजीशन ऑफ द स्टॉक ऑफ गुड्स, माल के रहतिये की स्थिति का ज्ञात करना। सी पोजीशन ऑफ कैश, नगद की स्थिति ज्ञात करना। डी एरर्स एंड फ्रॉड्स ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों की गलतियों तथा कपटों को ज्ञात करना। तो देखिए, मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटेंसी का, वो होता है कि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट को जानना चाहते हैं, और दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को जानना चाहते हैं। तो इनमें से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब जब हम बैलेंस शीट, ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बाकी की सारी चीज़ें भी उसी में इंक्लूड हो जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटल ऑफ बिजनेस इज, व्यवसाय की पूंजी है, यानी कि व्यवसाय की पूंजी क्या है? ए कैश, नगद है। बी एन एसेट, एक संपत्ति है। सी लायबिलिटी, एक दायित्व है। डी नन ऑफ द एबव। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्यवसाय की पूंजी क्या है? एक लायबिलिटी है। कैसे लायबिलिटी है? देखिए, सेपरेट एंटिटी, यानी कि एंटिटी कॉन्सेप्ट से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से ये व्यापार यानी कि बिजनेस और उसका मालिक दो अलग अलग बातें हैं, और इस प्रकार से व्यापार क्या कहता है, बिजनेस की तरफ से एक एजम्पशन है कि पूंजी जो दी गई है उसके मालिक के द्वारा उसे, तो वो क्या है, उस पर एक लायबिलिटी है। ये अलग बात है कि ये एक इंटरनल लायबिलिटी है। बाकी जो लायबिलिटीज बाहर की होती हैं, जैसे बैंक से लोन लिया हुआ क्रेडिटर से, वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज में इंक्लूड होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रीपेड रेंट इज एसोसिएटेड विद, किराया से संबंधित है। देखिए, ऑप्शन कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, बी पर्सनल अकाउंट, सी टेंजिबल रियल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हो प्रीपेड रेंट है ना, तो ये पूर्वदत्त किराया होगा। यहाँ पर किराया यानी कि पूर्वदत्त, तो पूर्वदत्त किराया किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, नॉमिनल अकाउंट से, बी पर्सनल अकाउंट से, सी टेंजिबल रियल अकाउंट से, और डी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से। तो देखिए, जब भी हम बात करेंगे सिर्फ किराए की यानी कि रेंट की बात करते हैं, तो रेंट क्या होता है? रेंट नॉमिनल अकाउंट होता है, ये एक्सपेंस है। जबकि जब हम प्रीपेड रेंट की बात करेंगे, तो प्रीपेड रेंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट तीन तरह से होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, बी होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और सी होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इनकम इज ट्रीटेड एज, अर्जित है मतलब कमा तो लिया गया लेकिन अभी प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त होना बाकी है। और जो कुछ भी हमारी एसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो कुछ भी भविष्य में प्राप्त होगा वो हमारे लिए एसेट ही है। इसके अपोजिट दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्राप्त तो हो गया है लेकिन कमाया नहीं है, रिसीव्ड बट नॉट येट हैज बीन अर्नड, वो क्या हो जाएगा? वो एक तरह से लायबिलिटी हो जाएगी। यहां पर अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि प्राप्त अर्न तो हो गया लेकिन अभी मिलना बाकी है। ऑप्शन देखिए, एसेट है, बी लॉस है, सी लायबिलिटी है, डी कैपिटल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर, ये एसेट में आएगा। अच्छा, जैसा कि हमने कहा कि अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, अगर हम कहते हैं कि रिसीव्ड बट नॉट येट हैज बीन अर्नड, यानी कि प्राप्त तो हो गया है लेकिन अभी अर्न नहीं किया है, उस पर काम नहीं किया, तो एक तरह से लायबिलिटी, तब हमारा आंसर लायबिलिटी होता। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडवांस्ड मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर इज, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि। अब देखिए, अभी माल की आपूर्ति नहीं करी गई लेकिन पहले ही अमाउंट रिसीव कर लिया गया, तो वो रिसीव किया
दिया हुआ अमाउंट क्या है। कहते हैं एक ए इनकम है, बी एक्सपेंस है, व्यय है, सी करंट लायबिलिटी चालू दायित्व है, डी करंट असेट यानी कि चालू संपत्ति है। तो देखिए जो अभी पहले ही प्राप्त हो गया और उस पर अभी काम नहीं किया, अभी अमाउंट ले तो लिया है लेकिन उस पर जो गुड्स सेंड करना वो तो भेजा नहीं, तो एक तरह से हमारे ऊपर लायबिलिटी हो जाती है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाती है। और यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, दैट इज करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इन परसुएंट टू, लेखांकन विवरणों में संयोगिक दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इसके अनुपालन में। कह रहे हैं कि जो बैलेंस शीट के नीचे कंटिंजेंट लायबिलिटीज को एज ए नोट्स में दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में, तो वो क्या हैं। और ऑप्शन देखिए इसमें कहते हैं कि एक कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी स्थिरता की प्रथा है, बी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, मुद्रा अवधारणा मापन है, सी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव में रूढ़िवादी की परिपाटी है, और डी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर प्रकटीकरण की परिपाटी है। तो जैसा कि हमारे जो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, उसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी ऐसे तथ्य जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को भी अफेक्ट करते हैं, वो यूजर्स कौन हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, एम्प्लॉयज एंड सो ऑन, कस्टमर्स वगैरह जो भी हैं, तो उन सबको इफेक्ट करने वाली चीज़ों को डिस्क्लोज तो आपको करना ही है। और डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ये कहता है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर यानी प्रकटीकरण की परिपाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज एप्लीकेबल इन, रूढ़िवादिता की परिपाटी लागू होती है। ऑप्शन देखिए, प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कि लेनदारों पर छूट प्रदान करने में, बी है मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अप्राप्य एवं संदिग्ध ऋणों के प्रावधान में, सी क्रिएटिंग रिजर्व फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वित्तीय स्थिरता के लिए संचय बनाने में, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि मेकिंग प्रोविजन ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। ये रूढ़िवादिता यानी कि एक तरह से जो रूढ़िवादिता कंजर्वेटिव में एक परंपरा चली आ रही है, वो क्या है कि जब भी हमको ऐसा लगता है कि हमारे फ्यूचर में लॉसेज हो सकते हैं, उनके लिए हम क्या करते, पहले से प्रबंध करते हैं, दैट इज प्रोविजन। तो यहां पर राइट आंसर क्या है, मेकिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द अंडरलाइंग बेसिस फॉर, चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार है। ऑप्शन देखिए, ए डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट ओवर दियर यूजफुल लाइफ, कहते हैं स्थायी संपत्तियों के प्रयोज्य जीवन काल पर ह्रास लगाने का, बी है कंसोलिडेटिंग द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज विद दियर पेरेंट कंपनी, सहायक कंपनियों के लेखों की उनकी मूल कंपनियों के लेखों में समेकित करने का, सी है डिस्क्लोजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों बाजार मूल्य को प्रकट करने का, और डी है डिस्क्लोजिंग द सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन इन द इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण में विक्रय एवं परिचालन सूचनाओं को प्रदर्शित करने का। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब ऑडिटर या एक ऑडिटर इस बात को वेरीफाई करता है कि जो बिजनेस चल रहा है भविष्य में चलता ही रहेगा, तो उसके जैसे उसके इस एजम्पशन की वजह से ऐसे एक्सपेंसेज जो कि उस होने चाहिए और एक्सपेंस होते हैं और उनका अपोर्शनमेंट किया जाता है, लोकेशन किया जाता है उस पूरे टाइम पीरियड में इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको हम क्या मान चलते हैं, गोइंग कंसर्न। जैसे कि कोई भी असेट है और असेट के ऊपर लगने वाले डेप्रिसिएशन को उसकी पूरी की पूरी लाइफ में एलोकेट करके और उसका जो एक अमाउंट होता है उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी कि डेप्रिसिएटिंग फिक्स्ड एसेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, द्विपहलू अवधारणा के आधार पर लेन देन को अभिलेखित करने की प्रणाली को कहते हैं। ऑप्शन देखिए, डबल अकाउंट सिस्टम दोहरा खाता प्रणाली कहते हैं, बी डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, सी सिंगल एंट्री सिस्टम एकल लेखा प्रणाली कहते हैं, डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर कहते हैं कि सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट में, तो देखिए
देखिए डबल अकाउंट सिस्टम ये क्या होता है, ये आप देखिए डबल अकाउंट सिस्टम का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम, इसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है। और सी है सिंगल एंट्री सिस्टम, डी है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डबल अकाउंट सिस्टम का मतलब डेबिट और क्रेडिट से नहीं, डबल अकाउंट सिस्टम ये एक अलग से जो है एक एक्ट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट में ये अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच एमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाएगा। मुद्रा मापन के अनुसार मतलब ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि कुछ भी, जैसे किसी एम्प्लॉय को है, एम्प्लॉय को जो हम सैलरी देते हैं उसको तो हम रिकॉर्ड करते, बिकॉज ये मनी मेजरमेंट, मनी के टर्म्स में हम इसको मेजर कर सकते, लेकिन वही एम्प्लॉय कितनी मेहनत से काम करता है, कितना ऑनेस्ट है, इस बात को हम कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में इनमें से किसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, ए हेल्थ ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने कहा कि जो भी अदर चीजें हैं, क्वालिटेटिव चीजें हैं, कंसर्न है, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो ये तो नहीं आएगा। बी क्वालिटी ऑफ कंपनी गुड। अब कंपनी के माल की जो गुणवत्ता है उसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में नहीं आता है। सी वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, संयंत्र और मशीनरी का मूल्य। अब देखिए, मूल्य जब भी आया मतलब कि हम प्राइस की ही बात कर रहे हैं, मनी की बात कर रहे हैं। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लैरिकल एरर। निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपिकीय त्रुटि नहीं है। ऑप्शन देखिए, क्लैरिकल एरर का मतलब ये हो गया कि जो भी अकाउंटेंट उसके द्वारा ये गलती नहीं मानी जाएगी। तो ऑप्शन देखिए, एरर ऑफ कमीशन, चूक की त्रुटि। बी, एरर ऑफ कमीशन, करण की त्रुटि। सी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि। डी, कंपनसेटिंग एरर, क्षतिपूर्ति त्रुटि। तो इसमें जो गलती होती है वो क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये जो है लिपिकीय त्रुटि नहीं है। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है कि जब कभी हम कोई भी ऐसी चीजें जिनको कहते हैं कि डेबिट होता है, जैसे एक्सपेंस भी डेबिट होता है और असेट भी डेबिट होता है, जिसकी वजह से हमने किसी असेट को एज एन एक्सपेंस मान करके डेबिट किया, हालांकि ये गलती होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करता। ट्रायल बैलेंस तो सही रहता है क्योंकि हम असेट को भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट करते हैं और एक्सपेंस को भी ट्रायल बैलेंस में डेबिट ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए, फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, लाभ अथवा हानि ज्ञात करना। बी, कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेख रखना। सी, शो द करेक्ट पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों एवं दायित्वों की सही स्थिति दर्शाना। डी, एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देनों की शुद्धता का परीक्षण करना। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि हमने आज के सेशन में इस प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए जो रिवीजन पर्पज हैं। तो देखिए, आपको जैसा कि पता है कि पुस्तपालन का मेन उद्देश्य क्या होता है, पुस्तपालन का काम ही होता है ओनली टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स में इनको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है और इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं होता, कोई एनालिटिकल वर्क नहीं होता है। तो जो इसका राइट आंसर वो क्या है, बी है, कीप करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यवसायिक लेन देनों के सही एवं पूर्ण अभिलेखन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज। लेखांकन की वो अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है क्या कहलाती है, उस अवधारणा का क्या नाम है। ऑप्शन देखिए, कॉस्ट यानी कि लागत। बी, रियलाइजेशन यानी कि वसूली। सी, मैचिंग यानी कि मिलान। और डी, डिस्क्लोजर यानी प्रकटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में ही इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि जो भी रेवेन्यू है, इनकम और एक्सपेंसेस को हम मैच करके और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बुक कीपिंग इज टू, पुस्तपालन का मुख्य कार्य है डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, लेन देनों के अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना। बी, असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकाउंटेंट।
लेखाकार को जिम्मेदारी सौंपना। सी रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, वित्तीय समंकों का अभिलेखन करना। डी क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड डेटा, अभिलेखित समंकों का वर्गीकरण करना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग का मेन फंक्शन यानी प्राइमरी फंक्शन है। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस के जब नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिखाया जाता है मतलब एडजस्टमेंट में, तो इसको दो जगह पर शो करते हैं। एक तो हम शो करते हैं इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक लिखा हो तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में शो करते हैं। ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन ए ट्रेडिंग अकाउंट, बी बैलेंस शीट, सी कैश अकाउंट और डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पर राइट आंसर होगा बी, दैट इज बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, आय मापी जाती किसमें, ए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये द्विपक्षीय अवधारणा के आधार पर, बी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, एक रूपता अवधारणा के आधार पर, सी मैचिंग कॉन्सेप्ट है, अनुरूपता अवधारणा के आधार पर, डी नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनकम हमेशा जो भी हमारे एक्सपेंसेज हैं और जो भी हमारी इनकम उनको मैचिंग करके ही और उसके बाद के उनके आधार पर ही मापी जाती, मेजर करी जाती है। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेडर ट्रांसफर 20% ऑफ हिज प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। नेट प्रॉफिट आने के बाद में, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाने के बाद में एक ट्रेडर, एक व्यापारी अपनी इनकम का 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करता है। तो ये किस अवधारणा के तहत है, ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट ही डज सो। तो ऑप्शन देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, बी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता की अवधारणा, सी रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली की अवधारणा, और डी है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी मुद्रा मापन की अवधारणा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों के लेखा करने की प्रणाली कहलाती है। ऑप्शन ए सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी डबल एंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी डबल अकाउंट सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है बी, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिलेटेड है किससे संबंधित। तो ऑप्शन देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, बी फंड फ्लो स्टेटमेंट, सी अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन से, और डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि AS4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 किससे रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन में आप इसको आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू, उपार्जन अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन देखिए, रेवेन्यू से, बी आइटम से, वस्तुएं, सी डेप्रिसिएशन ह्रास से, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक्रूअल मतलब उपार्जन यानी कि अर्जित करना, आगम रेवेन्यू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड, भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन देख लीजिए, 1918, बी 1977, सी 1969, डी 2007। तो इसका राइट आंसर होगा बी, दैट इज 1977। अब देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था, इसका आंसर आप कहाँ पे लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फॉर, के लिए व्यापार छूट की अनुमति होती है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ट्रेड डिस्काउंट का पर्पज क्या है। ऑप्शन देखिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ कैश, नकदी के शीघ्र भुगतान के लिए, बी परचेजिंग प्रोडक्ट इन बल्क क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने के लिए, सी पेमेंट ऑफ कैश विद इन 30 डेज टाइम पीरियड, 30 दिन की समयावधि के अंदर नकदी के भुगतान के लिए, डी ओपनिंग ऑफ सेवरल यूनिट्स इन डिफरेंट मार्केट्स फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, व्यापार विस्तार के लिए विभिन्न बाजारों में कई इकाइयां खोलने के लिए। देखिए ट्रेड डिस्काउंट का यूज क्या होता है कि ट्रेड डिस्काउंट से ज़्यादा गुड्स को सेल किया जा सकता है, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का जो है यूज किया जाता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, परचेजिंग
प्रोडक्ट्स इन बल्क क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने के लिए। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में उत्पाद बेचने के लिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कैश डिस्काउंट का यूज किस लिए किया जाता है, इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी इज डन एज पर। सूत्रधारी कंपनी और इसकी अनुषांगिक कंपनी का समेकित आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित में से किसके अनुसार तैयार किया जाता है। ऑप्शन देखिए, AS 11 यानी लेखांकन मानक 11, BAS 21, CAS 22, DAS 23। तो इसका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। अगर हम आपसे फिर से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का संबंध किससे है, इसको भी आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ए। स्थायी संपत्ति को क्रय करने हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज है। अगर कोई भी एसेट, फिक्स्ड एसेट परचेज करी जाती और उस पर इंटरेस्ट जो चार्ज होता, लोन लिया गया, पहले तो लोन लिया गया, उस पर किस काम के लिए लोन लिया गया है, फिक्स्ड एसेट को परचेज करने की, उस पर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। लेकिन अगर लोन लिया गया है और करंट एसेट परचेज करने के लिए उस पर जब इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो कौन सा हो जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द टोटल एसेट माइनस द लायबिलिटीज टेकन इज कॉल्ड। कहते जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो इसके लिए दायित्वों को घटाने के बाद, मतलब कि एसेट में से लायबिलिटीज घटाने के बाद में जो अमाउंट होती है उससे कहीं ज्यादा हम पे कर देते हैं, तो कुल संपत्तियों के भुगतान की राशि को कहा जाता है, यानी कि मूल्य से अधिक। ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, ए शेयर प्रीमियम अंश अधिमूल्य, बी गुडविल ख्याति, सी कैपिटल एम्प्लॉयड विनियोजित पूंजी, डी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी। एक बार फिर से हम क्लियर कर रहे हैं कि जो भी आप चलता हुआ बिजनेस अगर आप परचेज कर रहे हैं उसमें असेट से लायबिलिटीज माइनस करने के बाद में जो भी अमाउंट होता, मान लीजिए 90,000 होता है और हम जानते हुए भी कि 90,000 के बजाय हम 1 लाख पे कर रहे हैं, तो उसमें जो 10,000 ये जो हम ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, वो उसे हम गुडविल की तरह से जानते हैं। फिर से आप देखिए कि अगर हम क्या कहते हैं, मान लीजिए कि 1 लाख की एसेट है, 1 लाख की एसेट है और उसमें 10,000 की एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस करने के लिए 90,000 होता है एक्चुअल इसका अमाउंट, लेकिन फिर भी हम पे कर रहे हैं कितना, 1 लाख हम पे कर रहे हैं। तो जो 10,000 हम ज़्यादा पे कर रहे हैं वो 10,000 कैसे जानते हैं, गुडविल। अब हमारा क्वेश्चन आपसे फिर से है एक बार कि अगर यही अमाउंट जो कि 1 लाख है उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी 10,000 माइनस करने के बाद 90,000 आता है, लेकिन हमें कितना पे करना होता है, उस बिजनेस को हमें अगर 80,000 पे करना होता, तो वो जो 10,000 का डिफरेंस होता उसे हम क्या कहेंगे, इसका भी जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ एन एस्टिमेटेड लॉस। अनुमानित हानि की तत्काल पहचान का समर्थन करने वाली अंतर्निहित अवधारणा क्या होती है। तो व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट द इमीडिएट रिकॉग्निशन। ऑप्शन देखिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, स्वरूप से यथार्थ, अधिक महत्वपूर्ण, बी कंसिस्टेंसी संगतता, सी मैचिंग मिलान, डी प्रूडेंस विवेक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है, ये पहचान करने वाली बात है, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट दैट, कि हम तुरंत तत्काल पहचान का समर्थन करने वाली अंतर्निहित अवधारणा को हम प्रूडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स टू, उत्तरदायित्व लेखांकन का लक्ष्य क्या है। ए इंश्योर दैट ए मैनेजर इज पनिश्ड इफ थिंग्स गो रॉन्ग, ये सुनिश्चित करना कि गलत हो जाने पर प्रबंधक को दंडित किया जाता है। बी इंश्योर दैट कॉस्ट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक मैनेजर, ये सुनिश्चित करना कि लागतें विशिष्ट प्रबंध की जिम्मेदारी बन जाती। सी एलोकेट कॉस्ट टू ऑल द एरियाज ऑफ बिजनेस, लागतों को कारोबार के सभी क्षेत्रों में आवंटित करना। डी रिड्यूस द कॉस्ट दैट डिपार्टमेंट इनकर्स, यानी विभागों की लागतों को कम करना।
तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का संबंध किससे है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टू इंश्योर दैट कॉस्ट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक मैनेजर। यह सुनिश्चित करना कि लागतें विशिष्ट प्रबंध की जिम्मेदारी बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नगद को डेबिट किया जाता है। आहरित नगद को डेबिट किस में करते हैं, देखिए डबल एंट्री सिस्टम जर्नल एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होती है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। लेकिन आप इसके साथ ही चूंकि जब बिजनेस में कैश इंटर करी जाती, पूंजी लगाई जाती है, तो फिर हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और उसी कैपिटल से जब हम कुछ विड्रॉल करते हैं तो हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं, यानी कि ड्राइंग इक्विवेलेंट होता है कैपिटल को, तो हम कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ए सेल्स अकाउंट को करेंगे, बी कैपिटल अकाउंट करेंगे, सी ड्राइंग अकाउंट करेंगे, डी बोथ बी एंड सी। हालांकि हम लोग अपनी प्रैक्टिस में ड्राइंग को ही डेबिट करते हैं, लेकिन बी और सी दोनों को किया जा सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो राइट आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज एप्लीकेबल टू। लेखांकन की स्वत्व अवधारणा लागू होती है, ऑप्शन ए सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, एकल स्वामित्व वाली संस्था पर, बी पार्टनरशिप फर्म साझेदारी फर्म पर, सी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी संयुक्त स्कंद प्रमंडल पर, और डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त में सभी पर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पर एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एप्लीकेबल होती है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। रिकॉर्डिंग तो शामिल होता, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, जर्नल के फॉर्म में या सब्सिडियरी बुक के फॉर्म में, ठीक है, जर्नल के फॉर्म में या सब्सिडियरी बुक के फॉर्म में। इन चीज़ों को हम लोग अपनी क्लासेज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जर्नल कहाँ पे किया जाता है, सब्सिडियरी बुक, और इसमें क्या डिफरेंसेज है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आपसे कि जैसे सेल्स अकाउंट होता है या सेल्स बुक में क्या फ़र्क है, कैश अकाउंट और कैश बुक में क्या फ़र्क है, इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए, जो कि एक आप अच्छी क्लास लेकर के ही समझ सकते हैं। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं हैं और आप पीजीटी स्तर के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो जो बेसिक चीज़ें हो सकता है कि आपने पढ़ाई करी हो, लेकिन आपके कुछ गैपिंग की वजह से आप उन चीज़ों को थोड़ा भूल गए हैं, उनको ब्रशअप करने के लिए, उन चीज़ों को स्ट्रांग करने के लिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपकी प्रिपरेशन कितना ही एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचती है। तो आइए हम इस लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि रिकॉर्डिंग करना, अवलेखन, क्लासीफाई कैसे करते हैं। लेजर के फॉर्म में हम क्लासीफाई करते हैं, सिंपलीफाई यानी सरलीकृत करना, और डिसमराइजिंग यानी कि सारांशीकरण करना। तो इसमें तो ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी इंक्लूड हो जाती है। तो इन सब में जो हम देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस में ये जो सिंपलीफाइंग है ये शामिल नहीं है, रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है एंड इंटरप्रेटिंग भी है। इंटरप्रेटिंग के बाद एक और स्टेप कह सकते हैं दैट इज कम्युनिकेटिंग भी है, लेकिन ये जो सिंपलीफाइंग है ये इसमें मैच नहीं करता है, ये इसमें नहीं आएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। होपिंग दैट यू विल बी एडवांटेजियस, यानी कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली आपकी अपनी प्रिपरेशन में। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आप सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस, आपको ऐप मिलेगा पंकज कॉमर्स क्लासेस का, इसे आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे मोबाइल पर पहले से ये इंस्टॉल है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि आप होम पेज पे पहुंच चुके हैं, और होम पेज के बाद में इसके पास ही बैचेज का ऑप्शन और इसके बाद में स्टोर का ऑप्शन। स्टोर के ऑप्शन पर जाएंगे आप और आपको मिलेगा KVS PGT कॉमर्स का कोर्स। इस कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, जिसमें कि टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन MCQ टेस्ट, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं। यहाँ पर जाने के बाद में इसे आप परचेज कर सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ में अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और पूरी कर सकते हैं।
This was all about for purchasing courses. Thanks for watching.